हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं। उसमें आपको स्फेरिकल मिरर का कुछ क्वेश्चन दिया गया था, जिसको हम आज सॉल्यूशन देते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि कुछ क्वेश्चन डाउट है, तो 8 या 9 सवाल था उसमें। हम उसको आज सॉल्व करा देते हैं वीडियो के थ्रू। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, वहीं से हम उसका क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ, देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास भी होना चाहिए। और स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Find the angle of incidence of a ray for which it passes through the pole given that mi parallel cp। एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक आपको इस तरह से कॉनकेव मिरर दिया गया है और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया गया है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे को इंसिडेंट कराया गया है, और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पोल से जा रहा है। यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पोल से जा रहा है और यहाँ से ये पास होगा इस तरह से, इस तरह से ये पास होगा, पोल से पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इधर से टकरा के आएगा, पोल पे जाएगा, तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हमको ये बस दो लाइन से काम है, एक इंसिडेंस और दूसरा रिफ्लेक्टेड। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम आई दिया गया है और बोला गया कि यहीं से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अगर उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, और यहाँ पे सेंटर दिखाया गया है और सी से आई को मिला दिया गया है। मतलब सी आई जो लाइन हो गया वो नॉर्मल का काम करेगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे फॉर विच इट पासेज थ्रू द पोल। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि थीटा का हमको वैल्यू पूछा है। आपसे बोला गया है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल इसको ज्योमेट्री से हम प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपी जो है वो पैरेलल है एम आई के। ये पॉइंट का नाम एम है, ये एम आई और ये सीपी। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि एम आई पैरेलल है सीपी के, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और सी आई इस पे नॉर्मल है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है और इसको कोई लाइन काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक एंगल हमको ये मिल गया कि थीटा होगा। हमको फाइनली थीटा ही चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल से देख लेते हैं। ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है, वैसे हम सोच रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कीजिए कि जो एम आई है वो पैराक्सियल रे है, पैराक्सियल रे है। अगर ये पैराक्सियल रे है तो ये बहुत नज़दीक से पास कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होगा। अगर बहुत नज़दीक होगा तो पी और आई को हम बोलेंगे कि नियर बॉय पॉइंट है। नियर बॉय का मतलब अगल बगल है। अगर ये दोनों पैराक्सियल है, पैराक्सियल का मतलब जो नज़दीक से जाएगा। अगर ये नज़दीक से जाएगा तो पी बोलिए आई बोलिए, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पैराक्सियल रे के लिए सी पी और सी आई दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। सी पी ये वाला है और सी आई ये वाला है, दोनों इक्वल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आई और पी जो है वो आसपास में है। तो सी से पी चल जाइए, सी से आई चल जाइए, कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि सी आई जो लाइन है, सी आई लाइन के सामने वाला जो एंगल है ये वाला है, और जो पी आई है, पी आई के सामने वाला एंगल ये वाला है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया? थीटा। अब एक सॉरी, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है CIP। अब इस ट्रायंगल में देखिए तो ट्रायंगल में
3 कोण होता है, 3 एंगल होता है, तीनों का सम 180 होता है। तो थीटा थीटा थ्री थीटा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं 60 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं था, फिर भी आप अच्छे से इसको देख के समझ लीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी में कुछ फिगर दिया गया है। टू में क्या बोल रहा है कि फिगर शोज अ स्फेरिकल मिरर। इसमें भी एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव भी है। इस तरह से मिरर दिखाया गया है कि कॉनकेव मिरर है। पोल का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,0, मतलब इसको ऑरिजिन मान रहा है। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन दिखाया गया है यहाँ पे -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डायग्राम में दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फिगर शोज अ स्फेरिकल मिरर विथ इट्स पोल एट 0,0 एंड प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट -40,1। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है -40,1 पे। आपको बताना है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ से हम देखें तो आगे वाला को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और पीछे वाला को वाई कोऑर्डिनेट। तो पोल से अगर इस ऑब्जेक्ट का हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो ये वाला हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव होगा, ठीक है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। और इसका जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हाइट है कितना 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो गिवन डाटा है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा -40 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी तो सेंटर भी तो इधर ही होगा, तो रेडियस भी नेगेटिव होगा। IF बराबर हम पढ़े हैं R/2, तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको V चाहिए तो V हम फाइंड कर सकते हैं। U पता है, F पता है, तो V निकाल लेंगे मिरर फार्मूला। तो क्या लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला, यहाँ पे देखिए 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। F का वैल्यू कितना लेंगे -5, तो 1/-5 इक्वल टू U कितना है -40 प्लस V है माइनस, V तो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो 1/V बराबर हम लिख सकते हैं -1/5 प्लस 1/40। एलसीएम हो जाएगा 40, तो यहाँ से हो जाएगा -8 और यहाँ से हो जाएगा +1। इसको हम लिख सकते हैं -7/40। ये वैल्यू आया 1/V का। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू किसका है 1/V का। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके V को इधर से गुना कर लें, तो V को उल्टा करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा -40/7 सेंटीमीटर। मतलब जो ये कहाँ से निकला, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट से निकला है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये इमेज का भी क्या निकलेगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम बोलेंगे कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हम बोलेंगे -40/7 पे बनेगा। अब बात करना पड़ेगा कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना था 1 सेंटीमीटर, तो इमेज का भी फाइंड करना है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में इसका हाइट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये कहाँ से आएगा, तो हाइट का, नेचर का, साइज़ का अगर कभी भी बात होता था तो आपको बताया गया, ऐसा पढ़ाया गया वीडियो में कि कभी भी इमेज का साइज पूछे, उसका नेचर पूछे, तो आप किसके पास जाइएगा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है HI/HO इक्वल टू -V/U। अब हाइट ऑफ इमेज तो हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं है, यही तो हमको निकालना है। अब V और U निकल चुका है, U यहाँ पे गिवन है, U अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से सॉरी U नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर। अगर U का बात करें तो कितना है 40 सेंटीमीटर। अब V का बात करें तो कितना आया -40/7 आया। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो M इक्वल टू हम लिखेंगे HI/HO इक्वल टू माइनस V का वैल्यू है -40/7 अपॉन U का वैल्यू है -40। माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 1/ माइनस में आ जाएगा -1/- मतलब -40 कैंसिल हो जाएगा, 7 नीचे आएगा तो 40 कैंसिल, तो कितना बचेगा -1/7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, यहाँ से मैग्नीफिकेशन आया है। हमको चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -HO/7।
एच ओ का वैल्यू कितना था +1, तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी कितना रह जाएगा -1/7 सेंटीमीटर। तो अगर हम फाइनली बोले कि इमेज का जो पोजीशन है वो इमेज का पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट है -40/7 और वाई कोऑर्डिनेट आया -1/7, तो ये हमारा इमेज का पोजीशन है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल प्रोसेस है, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया था, यहाँ पे आपको एक्स और वाई समझना था, बाकी कुछ इसमें स्पेशल रूल अप्लाई नहीं किया गया है, सब कुछ नॉर्मल है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स का आप नाम सुने, इसके बारे में सब कुछ आपको बताया गया है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कन्वर्जिंग रेज किसको बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे आके मिलने वाला होता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि कुछ इस तरह से कन्वर्जिंग रे इंसिडेंट किया है, मतलब ये आगे जाके कहीं पे मिलता, लेकिन बीच में रख दिया किसको, मिरर को। ठीक है, ये कन्वर्जिंग रे है, आगे जाके कहीं पे मिलने वाला है, मान लीजिए यहीं पे मिलता, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ओ से डिनोट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये जो इंटरसेक्शन है वो पोल से 30 सेंटीमीटर पे बोला गया है, तो 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अ डाइवर्जिंग बीम सो दैट, फिर से हम एक बार रीड कर लेते हैं, कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म अ डाइवर्जिंग बीम, ये पॉइंट है। अब यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। अभी जो लाइट रे आपको जो दिख रहा है, ये दोनों को बोला है कि वो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फैलते जाएगा। इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये पीछे कहीं पे मिल रहा होगा, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। डाइवर्जिंग है, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है कैसा है, डाइवर्जिंग है। ये क्वेश्चन का डिमांड है, मैंने बोला गया है, ऐसा कंडीशन है। पहला क्या बोला गया कि कॉन्वेक्स मिरर ले लिया गया, कॉन्वेक्स मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट किया है ये है कन्वर्जिंग, ये है कन्वर्जिंग रे। तो कन्वर्जिंग रे का मतलब आपको बताया गया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रे जो एक पॉइंट पे या तो मिल जाए या तो मिलता हुआ प्रतीत हो, एपियर हो, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग है। तो इसको दिख रहा है ना कि यहां से अगर मिरर नहीं रहता तो यहां पे आके मिलता, तो कन्वर्जिंग हुआ। अब यहां से लाइट टकराया तो इधर तो जाएगा नहीं, तो टकरा के जब वापस आया तो क्या बोला कि दोनों जो टकरा के वापस आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डाइवर्जिंग है। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि फैल रहा है, जैसे जैसे आगे जाएगा फैलते जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, डाइवर्जिंग बीम सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 1.2 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब इसका जो एक्सटेंशन है वो बोला कि 1.2 मीटर पर इंटरसेक्ट किया है। 1.2 मीटर मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर। 1.2 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर, तो वहां पे जाके वो इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको बताना है कि मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। तो आप ऐसे समझिए कि इंसिडेंट रे का, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में छोटा छोटा बात पढ़ाया गया था, आपको बोले भी थे हम कि अगर एक एक पॉइंट क्लियर करके आप चलिएगा ना तो क्वेश्चन आपको बनाने में मजा आएगा, समझने में आपको फील होगा कि हाँ हमको ये समझ आ रहा है। आपको स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन दिया गया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इफ इंटरसेक्शन इज रियल देन ऑब्जेक्ट विल बी रियल, इफ इंटरसेक्शन इज वर्चुअल देन इमेज विल बी या ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहला रहा है।
ये इंटरसेक्शन रियल नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल। लेकिन ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा ना, इसका मतलब जो 30 सेंटीमीटर है वो किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। अब इसको देखिए, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे तो रिफ्लेक्टेड इधर तो मिलेगा नहीं, इसको पीछे इंटरसेक्ट करवाया गया क्वेश्चन के हिसाब से। जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज बनाएगा। अब इमेज भी कैसा, तो ये भी वर्चुअल है, तो इसका मतलब ये क्या दिया, इमेज का साइज। अब देखिए यू पता है, भी पता है, तो एफ निकालना कौन सा मुश्किल काम है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन 8-10 लाइन का है, लेकिन जब ये डायग्राम के थ्रू आप इसको बना लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बना लिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है। तो हमको साफ साफ दिख गया कि इंसिडेंट रे कैसा था, कन्वर्जिंग, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिला। जो रिफ्लेक्टर रे था डाइवर्जिंग, उससे क्या मिल गया, इमेज, यू मिल गया, भी मिल गया, एफ निकाल लीजिए। अब साइन कन्वेंशन देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो लाइट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। आप डिस्टेंस यहां से इधर जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट, तो अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। ये भी क्या होगा, नेगेटिव। एफ को फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ फाइंड करना है, यू का वैल्यू, तो यू है -30 सेंटीमीटर, अब भी का वैल्यू -120, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, यहाँ से -4, यहाँ से -4, तो 1/f कितना हो गया, -5/120। तो f कितना हो जाएगा, 120/-5, यानी कि -24 सेंटीमीटर। इसका फोकस देखा जाए तो फोकस जिस हिसाब से ये बना गया है, इसका फोकस इधर होगा, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। अभी जो फोकल लेंथ होगा, ऐसे आप क्वेश्चन देखिए तो इस मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इसी साइड में है तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि इसका फोकस कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इधर है, अब फोकस इधर है, तो नेगेटिव जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या रहा है, नेगेटिव। लेकिन जो एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है वो कितना सेंटीमीटर है, 24, तो ये हमारा 24 हमारा आंसर है। तो निकल गया, फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अच्छे से देखो, पढ़ाई जो है, अध्ययन जो चीज़ है, उसमें आदमी को थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ना पड़ता है, तब आप किसी नया चीज़ को सीखिएगा। नहीं तो ऐसे अगर नॉर्मली बात किया जाए ना तो 90%, 10% को छोड़ देते हैं, 90% जो स्टूडेंट है उसको बिना ठोकले ठठेले वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है, क्लासरूम में आते थे जो वेव क्लासेस से एडमिटेड हैं बच्चे, जो वेव क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ते थे, तो बिना उसको पीटे हुए उसका कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। अब ऑनलाइन के केस में क्या है कि आप पे प्रेशर नहीं है, तो आप अपने अंदर से जब तक आपका मोटिवेशन नहीं आएगा कि हमको कुछ पढ़ना है, सीखना है, ग्रोथ करना है, तब तक आपसे कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बड़ा हो जाएगा, एकदम से 1 महीना में आप सीख जाइएगा। जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप लाइफ तक जाइएगा, लाइफ तक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि लाइफ तक पूरा ज़िंदगी सीखेंगे, 10 दिन में सीख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मन मार के 2 घंटा 4 घंटा बैठ के आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो दिया जाता है उसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपका डेवलपमेंट होगा। आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाइएगा तो सब गड़बड़ होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे, मतलब कुछ बच्चे तो होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो आप पढ़ते रहिए, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लाइव क्लास के लिए कल आपको पोल क्रिएट किया गया था, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि लाइव क्लास हम लोग अटेंड कर लेंगे। सेटअप तो लगा हुआ है, बस करना कुछ नहीं है। अगर आप लोग तैयार हों तो लाइव क्लास भी हो सकता है, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है वैसे लाइव भी हो सकता है। तो आप अपना मन बनाइए, हम लोग, आप जैसा आप बोलिएगा वैसा हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सब, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वालिटी है। आप क्वेश्चन को अच्छे से अगर पढ़ के बना के अगर समझ रहे हैं, नहीं बना है, उसके बाद डाउट है, डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन MO1। देखिए कुछ इस तरह से सिचुएशन दिया गया है। ये सब क्वेश्चन, जिसके पास क्वेश्चन नहीं भी है, ऑडियंस अगर देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे आप टेलीग्राम वेव क्लासेस में सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो देखिए जिसके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, जिसके पास नहीं उसको यहाँ पे बोर्ड पे समझिएगा। एक यहाँ पे ऐसे इस तरह से मिरर बनाया गया है,
अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा मिरर है, तो ये मिरर का नाम है कॉनकेव। और यहाँ पे इससे, इसके प्रिंसिपल से कुछ डिस्टेंस पे एक ऐसे प्लेन मिरर रखा गया है, ठीक है। इस मिरर का नाम है M1, इस मिरर का नाम है M2। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, फ़ोन बार बार लॉक हो जाता है, चलिए ठीक है। देखिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके पोल से यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बताना है कि फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा 3 रिफ्लेक्शन के बाद। आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ पे करवाना है, M1 पे। तो M1 पे अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा तो बताइए कि तीसरा जो होगा, तीसरा रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो इससे हम सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो लिखेंगे ऑन फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे हम देखते हैं। तो M1 के लिए और कुछ दिया गया है डाटा, फिगर वगैरह देख लेते हैं ठीक से, फोकल लेंथ या कुछ भी दिया हो। रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले देखते हैं, R दे दिया 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां है तो लाइट ऐसे आएगा, ठीक है। इसका रेडियस इधर है तो यानी कि निगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ भी हम क्या बोलेंगे कि माइनस में ही होगा, -10 सेंटीमीटर, A बराबर R/2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा -15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसका इमेज निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बन जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/f = 1/u + 1/v। f का वैल्यू कितना है -10, u का वैल्यू कितना है -15, अब v का वैल्यू कितना है फाइंड करना है। इसको इस तरफ ले आइए तो 1/v का वैल्यू हो जाएगा -1/10 अब +1/15। एलसीएम अगर लें तो इसका 30 हो जाएगा, -3 + 2, यानी कि v का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, रेडियस दिया, फोकस निकाल लिए, तो u पता है, f पता है, तो v तो निकल ही जाएगा ना, v निकल गया। इसका मतलब देखिए v कैसा आ रहा है नेगेटिव -30, यानी कि पोल से इसी डायरेक्शन में कहाँ पे, तो ये 15 है, यानी कि यहाँ पे आसपास बनेगा। ये है इमेज का पोजीशन, पहला इमेज है, I1 लिख देते हैं। अब ये जो I1 है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन इस पे होगा, तो बताइए ये डिस्टेंस रहा कितना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 था, यहाँ से ये डिस्टेंस 30 है, यहाँ से ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये I1 का इमेज यहाँ देखें तो ये I2 बन जाएगा कितना सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, या इधर लिख देते हैं, ऑन सेकेंड रिफ्लेक्शन। 3 बार रिफ्लेक्शन कराना है, दूसरा बार करा रहे हैं, तो दूसरा रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ बना 10 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इमेज बना वो, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इसका इमेज यहाँ पे बना। तो ये भी जो डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाए, डिस्टेंस तो हमको एक्चुअली फाइनली यहीं से करना है क्योंकि तीसरा रिफ्लेक्शन इसी पे कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 40, 40 और 10 50, तो इमेज 10 सेंटीमीटर पे बना है। अब जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो -50 सेंटीमीटर होगा, 40 + 10, और इस डायरेक्शन में इसलिए माइनस, और इसका फोकल लेंथ तो जो था वही रहेगा। फोकल लेंथ कितना था -10 सेंटीमीटर। अब फिर से इमेज निकाल लीजिए, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। सेकेंड रिफ्लेक्शन में हम क्या बोलेंगे कि इमेज कहाँ पे बना, सेकेंड रिफ्लेक्शन में अगर बोला जाए कि इमेज कहाँ पे बना, तो हम बोलेंगे कि इमेज जो बना है वो -10 सेंटीमीटर पे बना है, ठीक है। अब थर्ड रिफ्लेक्शन का बात करेंगे। थर्ड रिफ्लेक्शन ये लास्ट है। तो थर्ड रिफ्लेक्शन में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना था -10 सेंटीमीटर, भी हमको निकालना है। तो फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v बराबर डायरेक्टली लिखते हैं 1/f - 1/u, -10 u का वैल्यू -50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 50 - 5 + 1, यानी कि v का वैल्यू जो है v आ गया -50/4। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं -12.5 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज वो कहाँ पे बनेगा -12.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
तो अगला इमेज हमारा यहाँ पे बनने वाला है, 12.5 पे बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है कॉनकेव में, वैसे वैसे इमेज नज़दीक आता है। तो दिख रहा है कि हाँ नज़दीक तो आ रहा है सर। ठीक है, इसी डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए नेगेटिव भी है। तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसको नोट्स को अगर समझ लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद अगर ये सब सवाल आप बनाएंगे तो आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, आपको डाउट भी आ सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डाउट को यहाँ से क्लियर कीजिए, और भी आप एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, आपका ग्रोथ होते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर से एक कॉनकेव मिरर के बारे में बोला जा रहा है। एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में क्या बोला जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको लेटरल मैग्निफिकेशन 2 टाइप का बना है, एक लेटरल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लेटरल का मतलब लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हो। तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, तब परपेंडिकुलर में तो लेटरल ही निकलेगा, जैसे जिसको लीनियर भी बोल सकते हैं या ट्रांसवर्स। तो अगर जो हमको फाइंड करना है वो मैग्निफिकेशन को हमको लिख देते हैं यहाँ पे, हमको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन लीनियर वाला। तो इसका वैल्यू होता है HI/HO इक्वल टू -V/U। ठीक है, जो बेसिक फार्मूला यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता है, डिस्टेंस पता है लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं पता है। अगर U पता है, R पता है, तो यहाँ से F तो निकल जाएगा। ठीक है, F भी निकल जाएगा। F का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो U पता है, डाटा गिवन लिखते हैं। U का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, F दिख गया -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे कि V निकाल सकते हैं। U दिया हुआ है, V निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो V को हम फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला फिर से 1/V का डायरेक्ट लिखिए, तो लिख सकते हैं 1/F - 1/U। तो क्या हो जाएगा, F कितना -10 ना, अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाए तो -10 माइनस प्लस 1/15। एलसीएम हो जाएगा कितना 30, तो -3 + 2 यानी कि -1/30। तो V का वैल्यू कितना आ गया, V का वैल्यू बोलेंगे -30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से मैग्निफिकेशन चाहें तो मैग्निफिकेशन के वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से देख लीजिए, माइनस V कितना आया -30, U कितना था -15, माइनस खत्म, तो कितना हो गया -2। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। आपको एक और फार्मूला बताए थे, मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला बताए थे U और V के टर्म में। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था शायद U/F - U। अगर ये फार्मूला को अगर अप्लाई किया जाए, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इतना काम करने का जरूरत नहीं है, बस सेकंड में आंसर निकल जाएगा। देखिए U पता था, F पता था, क्वेश्चन में गिवन था, तो डायरेक्टली हम फार्मूला में पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। U कितना था -15, तो देखिए तो यहाँ पे पुट करते हैं -15। F कितना था -10, अब फिर से -15 यानी +15, तो कितना हो जाएगा -15 अपॉन, यहाँ से अगर देखा जाए तो +5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आ रहा है -3 और यहाँ पे आ रहा है -2, है ना। देख लीजिए U का वैल्यू तो सही है -15, F था -10, तो F - U होता है तो -10 + 15 यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे -3। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। नहीं, आंसर तो सेम आना चाहिए। V का वैल्यू आप यहाँ पे एक बार चेक करिएगा, 1/V बराबर 1/F - 1/U। F का वैल्यू -10 -15, ठीक है। एलसीएम हो गया 30, -3 + 2 -1/30 यानी कि 30 सेंटीमीटर।
आई यू है -15, यानी कि 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए -2। फार्मूला तो सही ही लग रहा है, -15/3। एक और फार्मूला आपको बताया गया था मैग्नीफिकेशन का, शायद f - v/v। यहाँ से भी एक बार चेक करके देखते हैं। f का वैल्यू है -10 और v आया है -30, तो -30 अपॉन में -30। तो यहाँ पे अगर इसका चेक करें तो आ रहा है 20/-30। तो डाटा सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, आंसर एक बार देखिए कितना दे रहा है। आंसर -2 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, एक और फार्मूला, एक बार फार्मूला को चेक कर लेते हैं कि फार्मूला यही था ना। अच्छा, फार्मूला उल्टा लिखा गया इसलिए आंसर नहीं मिल रहा है। एफ था, एफ अपॉन क्या है, एफ अपॉन एफ माइनस यू है। फार्मूला यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एफ अपॉन एफ माइनस यू है। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, तो एफ कितना था -10 और यहाँ पे एफ -10 अब +15, ये सही हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 अपॉन -10 + 15 यानी 5, यहाँ पे आ गया -2। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर v के टर्म में देखा जाए तो इसका शायद फार्मूला होता है f - v/v। देखते हैं, पुट करके आंसर सही होता है, इसका मतलब फार्मूला सही होगा। तो f -10 अब माइनस +40 और डिवाइडेड बाई -30। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत है। फार्मूला आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या था। v वाला भी फार्मूला अगर पुट करेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। आपको लिखवाया गया है मैग्नीफिकेशन और f और u के बीच में रिलेशन क्या था, तो आपको डिराइव कराए थे फार्मूला की कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पे पुट करेंगे तो आंसर में कोई गलत नहीं होगा। अगर कहीं से आंसर गलत आ रहा है तो हड़बड़ाना नहीं है कि गलत हो गया सर, गलत नहीं हो रहा है। कभी कभी होता क्या है कि फार्मूला दिमाग में नहीं होता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि f - u था, u - f था, f ऊपर था नीचे था, तो उसको आप नोट्स से हेल्प लेके आप देख सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आएगा। v का भी लगाइएगा, v निकाल चुके हैं। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि एक तो अपना जो बेसिक प्रोसेस है उसे निकाले तो आंसर पहला बार में ही सही आ गया। लेकिन अगर ये फार्मूला, अब दिक्कत यही है कि फार्मूला आपको याद है कि नहीं है। अगर डायरेक्टली फार्मूला याद है तो बस एक लाइन में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ही लीजिए। पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा बहुत, हम तो ठोकेंगे, हम तो बता दे रहे। जो बच्चा वेब क्लासेस में पढ़ता है अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है तो पिटाना तो निश्चित है। जिस दिन क्लास खुला और जो आपको ऑनलाइन में पढ़ाया गया है, अगर आपको नहीं आता जाता है तो पकड़ के धुन दिया जाएगा, उसके में कोई कमी नहीं किया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, अभी भी टाइम है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, 10 को वीडियो डाले हैं, स्टार्टिंग से भी आप प्रॉपर नोट्स के साथ उसको कवर कीजिए। जो क्वेश्चन जितना दे रहे हैं अभी हम, जितना असाइनमेंट दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं और जितना पढ़ा रहे हैं, जितना नोट्स दे रहे हैं, टोटल हमको आपके नोट्स बुक में कंप्लीट चाहिए आफ्टर लॉकडाउन। जब भी लॉकडाउन खुलता है आपके नोटबुक में टोटल चीज़ नोट होना चाहिए। अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तुमको हम मिस करवा देंगे, समझ लेना। क्वेश्चन कहाँ गया देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन लुक्स into a spherical mirror. The size of his face is twice the actual size of his face. अब देखिए, ये क्विज में आपको क्वेश्चन कराए थे। अगर कोई आदमी घर में मान लीजिए कि अपना चेहरा देख रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन को हम करवाए थे कि कौन सा मिरर का यूज मेकअप के लिए या सेविंग के लिए। सेविंग, लड़का लोग सेविंग करता है, लड़की लोग मेकअप टेकअप पेंट मारती है। तो उसके लिए कौन सा मिरर का यूज करना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, कौन सा मिरर का यूज करेंगे
कि मेकअप छूट ना जाए। मेकअप छूट ना जाए का मतलब पेंट कर रहा है और लड़की मान लीजिए काला है, करिया है, और उसको पेंट मार के गोर बना रहा है, और कहीं पे पेंट छूट गया तो पता चलेगा कि नहीं ये पेंट मार ले है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस का मतलब मिरर, कौन सा मिरर का यूज करें कि चेहरा थोड़ा बड़ा दिखे। चेहरा को अगर जूम करके अगर पेंट किया जाए तो चेहरा छूटेगा नहीं, पेंट अच्छा होगा। अगर पेंट अच्छा होगा तो दूर से लगेगा कि अच्छा है। अब बाद में पता चले पेंट उतर गया तो कैसा है, वो तो बाद का चीज़ है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम प्लेन जो स्फेरिकल मिरर है उसके सामने हम अपना चेहरा को, फेस को कहाँ पे रखें कि मेकअप करना आसान हो। या अपने केस में बात करेंगे हम लोग तो मेकअप नहीं करते, हम लोग सेविंग करते हैं। हम लोग बियर्ड आदमी है, तो सेविंग जब करेंगे तो सेविंग करने में क्या होता है, सेविंग करने में चेहरा थोड़ा अगर बड़ा हो जाए, अगर ऐसा सपोज कीजिए चेहरा का अगर इक्वल साइज है तो प्लेन मिरर में तो दिखता ही है, फिर भी बना लेता है लोग, कॉमनली प्लेन मिरर का ही यूज हो रहा है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि चेहरा का साइज अगर बड़ा हो जाए तो दाढ़ी बनाना आसान हो जाएगा, एक भी बाल छूटेगा नहीं। अब पता चला दाढ़ी बना के 4 बाल अभी रह गया है, अब उसको घर पे जाके कई चीज़ से लेके काट रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकता है कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिसमें बचने का कोई गुंजाइश ना हो। तो ऐसा समझिए यहाँ पे आपको मिरर में बता दिया गया है कि अगर ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव है, और ये फोकस है और ये पोल है, अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज जो बनता है, देखिए जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा तो वर्चुअल होगा और साइज में बड़ा होता है। अगर इसका हाइट h है तो ये 2h का हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये देखिए, तो यही पोजीशन है कि नहीं। यहाँ पे चेहरा रख के मेकअप मारिए, पूरा चेहरा बड़ा रहेगा तो मेकअप अच्छा से होगा। सेविंग कीजिए, सेविंग भी कीजिएगा तो एक भी बाल चेहरा पे नहीं रहेगा, सबका सब खत्म हो सकता है, एकदम क्लीन सेव होगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो मेकअप मिरर है या सेविंग मिरर है उसमें इमेज, ये सब कोई जानता है कि किस मिरर का यूज करते हैं, तो कॉनकेव। कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे डबल बन सकता है। तो यही बोला है कि एक लड़का अपने फेस का डबल साइज देख रहा है, इमेज डबल साइज का इमेज देख पा रहा है। अब एक बात और बताओ कि अगर ये लड़का अपना इमेज को देख पा रहा है तो ये रियल इमेज होगा कि वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज ही तो दिखेगा। अगर रियल होगा तो इस साइड बनेगा, इसको दिखेगा ही नहीं, उसके लिए तो पर्दा चाहिए। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाले कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको भी ऐसे सोचना है, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा चीजों को। तो देखिए डबल साइज का बोला था, if the face is at a distance 20 centimeter then find the nature of radius of curvature of mirror। नेचर एंड होना चाहिए, नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोला क्या कि फेस, मान लीजिए फेस यहीं पे, तो फेस का जो डिस्टेंस है वो बोला कि 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि मिरर का नेचर कैसा होगा। फाइंड द नेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। नेचर भी बोल सकते हैं, नेचर एंड ही होना चाहिए, ज़्यादा 2 क्वेश्चन बन जाएगा। नेचर एंड कर देंगे तो नेचर एक इमेज का बता सकते हैं या इस मिरर का भी बता सकते हैं, चलो सब कुछ बता देते हैं। नेचर पूछा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है। ये हमको दिया गया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए, अभी अभी हम आपको क्या बताए थे, एम और यू में रिलेशन एक बताए थे, ठीक है। एम और यू में रिलेशन बताए थे। एम का जो वैल्यू होता है वो एफ और यू के टर्म में दिया गया था। यू दिया हुआ है, एफ हमको नहीं पता, निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ माइनस यू, ये वाला फॉर्मूला भी यूज किए थे। अब यहाँ से देखिए डबल साइज का बोला है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 होगा। इमेज वर्चुअल होना चाहिए तो मैग्निफिकेशन +2 होना चाहिए। आपको मैग्निफिकेशन के बारे में भी सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अगर कोई आदमी अपना चेहरा डबल देख रहा है, अगर मिरर में देख रहा है, यस, इसका मतलब वर्चुअल है। वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन प्लस है, डबल साइज का है मतलब दुगना है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना ले लिए, 2। अब यहाँ पे एम का वैल्यू 2 पुट कीजिए, एफ अपॉन एफ, यू का वैल्यू -20 माइनस +20। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, एफ इक्वल टू 2f + 40। यह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको इस तरफ लाइए तब -f बराबर 40 हो गया। तो डायरेक्टली हम f बराबर क्या बोल सकते हैं, -40 सेंटीमीटर। ये फोकस आया, हमको रेडियस पूछा था, तो f निकल गया, तो r बराबर कितना हो गया, -80 सेंटीमीटर। अब रेडियस निगेटिव है, इसका मतलब ये मिरर कैसा होगा, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग मिरर होगा, ठीक है। रेडियस निकल गया, मिरर का नेचर भी पता चल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। आप ऐसे मत से 5 मिनट 10 मिनट पढ़ के आप बहुत बड़ा तीर मार दीजिएगा, वैसा नहीं होगा। आपको किसी भी चीज़ का अध्ययन में समय लगता है, तो वीडियो देखना थोड़ा हम समझते हैं कि नेचर में मतलब ये नेचुरल नहीं है आपके लिए। आपको मोबाइल में गाना सुनना पसंद होता है, कॉमेडी देखना पसंद होता है, ठीक है, कुछ कमेंट लिखना पसंद होता है। आप पढ़ाई वाला वीडियो देखना जनरली पसंद नहीं होता, लेकिन आप उसको लाइए नेचर में। इन फ्यूचर अब यही सब चलने वाला है, सरकार के तरफ से जो रूल आप देख ही रहे, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो आप ऐसे ही कहानी ख़त्म होने वाला है, बेरोजगारी में ज़िंदा रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल्ड इट्स साइज। देखिए एक कैंडल है, इसका रियल इमेज डबल साइज का बना है। बताइए किस मिरर में पॉसिबल है? 3 मिरर है आपके पास, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो कॉनकेव ही तो रियल बनाता है, कॉन्वेक्स में तो बनता ही नहीं है। प्लेन मिरर में बड़ा बनता नहीं है, इसका मतलब मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। तो ये क्लियर हुआ, डबल साइज का बना है रियल, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना ले लेंगे? -2। ठीक है, आगे देखते हैं। When the candle is shifted by a distance 5 centimeter, then the image become triple its size. Find the nature and radius of curvature of the mirror. फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ अलग बोला है। बोला कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दें तो तिगुना साइज का बनेगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर ले जाएं, ठीक है, जैसे जैसे हम इधर, 2 पॉसिबिलिटी है, शिफ्ट करना है आपको, डिस्प्लेस करना है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मिरर के तरफ ले जाइए या इससे इधर ले जाइए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किधर ले जाना है, ये खुद से आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसा समझिए, अब आपको बताया गया कि जैसे जैसे मिरर के तरफ जाइएगा वैसे वैसे इमेज तो दूर जाता है। साइज का बात बताए थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मिरर के तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर बढ़ा रहे हैं और इमेज इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग वेरी स्मॉल से होता था, फिर बढ़ते जाता था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर शिफ्ट करें तभी इमेज बड़ा हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट हम इधर शिफ्ट करें तो इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला कि जो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में होगा तभी इसका तिगुना साइज का इमेज बनेगा। तो एक बार मैग्निफिकेशन कितना लिए? -2। हमसे पूछा क्या गया था? पूछा गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपसे पूछा गया था, एक सेकेंड क्वेश्चन निकाल रहे हैं। बैक हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, पूछा गया था कि फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो एक काम कीजिए, एक बार मैग्निफिकेशन -2 है और एक बार मैग्निफिकेशन -3 है, दोनों केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया है, बस 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए बोला है। अब बोला है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हम पढ़े थे यू के टर्म में। इसका फॉर्मूला था f/f - u। अगर इसमें भी सेम फार्मूला पुट करें तो f/f - u। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर लाना है। अब बताइए कि 5 सेंटीमीटर हम इधर ले जा रहे हैं, तो यही मेन पॉइंट है थोड़ा सा समझने वाला, कि अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस u था, अब इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो u +5 करें या u -5 करें, ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसको अगर एक्स एक्सिस माना जाए तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा एक्स एक्सिस का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। एक्स एक्सिस का वैल्यू इंक्रीज कब होगा? जब निगेटिव वैल्यू घटेगा। निगेटिव वैल्यू घटेगा कब? जब इसमें हम प्लस करेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना है तो u -5। अगर u -5 किए आंसर गलत। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अप्लाई किए? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। अगर इसमें से आप घटा दीजिएगा, u नेगेटिव है, आप माइनस कर दीजिएगा, तो बताइए माइनस प्लस हो तो और छोटा हो जाएगा।
तो और इधर आ जाएगा ना, तो इधर तो करना नहीं है हमको, करना इधर है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, u + 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, अगर चाहे तो हम f निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, तो पहला इक्वेशन से इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, f = -2f + 2u, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f = -3f, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3u, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए, तो 3f और यहाँ से 2f, तो देख लिया, इसको लिख लेते हैं 3f = 2u, और यहाँ से हो जाएगा 4f = 3u + 15। ठीक है, ये 4f हो गया है, 4f = 3u + 15 है। तो यहाँ से अगर चाहें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए u का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 3f/2। तो लिखते हैं क्या, 4f आया था, 4f = 3u + 15 था, तो 4f बराबर हम लिख सकते हैं 3, u का वैल्यू f के टर्म में 3f/2 अब प्लस 15, यानी कि 3 3 9, 9 मतलब 9f/2, यानी कि 4.5, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -0.5f आएगा। 3 3 9, 9/2, 4.5, 4.5 इधर आएगा नेगेटिव में, तो 4.5 - 4 नेगेटिव में आ जाएगा -0.5f = 15। f का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे 15/0.5, नेगेटिव दशमलव हटाएंगे 0 ऊपर, तो 150/5, तो कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस निकल के आ गया। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किए, जैसा बोला था उसके हिसाब से। अगर f निकल गया तो रेडियस पूछा था, रेडियस कितना हो जाएगा, डबल, तो -60 सेंटीमीटर हो गया आंसर हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और तो नहीं है शायद, देख लेते हैं, बस ख़त्म ही हो चुका है। एक क्वेश्चन और है, 9 भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्चुअली में ये 8 ही है, पिछला वाला 7 था शायद, है ना, क्वेश्चन 8 ही है। तो क्या बोला है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पोल से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पूछा है, सिंपल तो क्वेश्चन है। u का वैल्यू -60, f का वैल्यू -10, v आपको निकाल लेना है। तो इतना बताने के बाद तो ये तो निकल ही जाना चाहिए, 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ से भी f पता है, u पता है, वैल्यू पुट करो, v निकाल लो। ठीक है, कितना आ जाएगा निकाल ही लेते हैं। तो 1/v = 1/f - 1/u, तो कितना आएगा, इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो -10 अब +60, एलसीएम 60, -6 + 1 यानी कि -5/60। तो इसको हम बोल सकते हैं कि v का वैल्यू आ गया -12 सेंटीमीटर। ठीक है, v निकल गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, बी नंबर, इसमें एक क्वेश्चन का ये आंसर है, बी नंबर क्वेश्चन भी एक और है। इसमें बोला गया है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm टूवर्ड्स द मिरर, ये ऑब्जेक्ट को 1 mm इधर शिफ्ट किया जाता है, 1 mm, mm का मतलब मिलीमीटर, along द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर नहीं लिया गया है, along द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करा रहा है। फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज, इमेज में क्या शिफ्ट होगा। देखिए ऑब्जेक्ट 60 था, इमेज बना 12 सेंटीमीटर पे, यानी कि 12 सेंटीमीटर हम कहाँ पे बोलेंगे, फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर का मतलब 30, फोकस कितना है 10 है, तो 10 से ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए कि ये फोकस है 10, तो इसका रेडियस होगा 20। ठीक है, ये है सेंटर,
तो इसका भी आया 12, यानी कि फोकस से इधर बन रहा है, यहाँ पे इमेज इसका बन रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। बोला कि अगर ऑब्जेक्ट को 1 mm इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए तो इमेज किधर शिफ्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे तो इमेज इधर जाएगा। तो बताइए सब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अप्लाई होगा, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ये जो ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है। ये 60 सेंटीमीटर 1 mm मिलीमीटर में है, तो इसको हम कहाँ से सोचेंगे, तो आप याद कीजिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आपको बताया गया था dy/dx, और इसका वैल्यू जो आया था -v²/u² आया था, ठीक है। इसको हम फाइंड किए थे। तो यहाँ से हमको dx तो दे दिया, dx किसका था, dx था x में मतलब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, और जो y होता है वो जो dy होता है वो इमेज का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमको इमेज का पूछा गया है, तो हम dy बराबर लिख सकते हैं -v²/u² इंटू dx, v² का वैल्यू तो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 144/u², तो u² है 60, तो 60 का स्क्वायर यानी 3600 हो जाएगा, इंटू dx, तो dx तो 1 mm है, तो यहाँ पे 1 mm लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, इसका आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर यहाँ पे -1.5 है, देख लीजिए 1/25 लिखा हुआ है। इसको अगर हम काटें तो इसको 36 से काट के देखिए तो 36 × 4 कट जाएगा, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 4 से 25 आगे तो गया -1/25 mm, तो ये इमेज में शिफ्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी सॉल्यूशन दिया गया आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो समझ नहीं आया था उसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।